Welcome everyone. I am Shaista Nasir, psychologist, educationist and digital marketing specialist. This is our sixth lecture of demystifying mindfulness, and today we are going to discuss about the psychology of and mindfulness. आज हम ये देखेंगे कि साइकोलॉजी का माइंडफुलनेस के साथ कैसा रिलेशन है और साइकोलॉजी ऑफ माइंडफुलनेस की जो है वो क्या हिस्ट्री है और ये दोनों साइकोलॉजी एंड माइंडफुलनेस जो हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। माइंडफुलनेस एंड साइकोलॉजी की हिस्ट्री को अगर डीप रूटेडली देखा जाए तो इसकी जो स्टार्टअप है वो साइंटिफिक वैल्यूएशन से होता है कि जैसे हिस्ट्री में लोग जो हैं लोगों का ये बिलीव था कि गॉड पे बिलीव था कि एक जो है वो कोई ना कोई एक सुपर नेचुरल पावर है जो इस यूनिवर्स को कंट्रोल करती है और जो हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट होती है, जिसका होना ना होना, जिसकी नाराज़गी या गुस्सा लाइक जैसे पहले जो है वो जिन लोगों को मेंटल इश्यूज़ होते थे उनको समझा जाता था कि ये देवी देवताओं की नाराज़गी की वजह से हो रहा है, ये देवी देवता जो हमसे नाराज़ होते हैं उसकी वजह से इंसानों पे अज़ाब नाजिल होता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाता है। तो टाइम के साथ साथ जैसे इवैल्यूएशन होती गई, जिस तरह से चीज़ें जो हैं वो चेंज होती गई, टाइम चेंज होता गया, वैसे इंसान के सोचने का तरीका भी चेंज होता गया। अब अगर देखा जाए तो गॉड पे बिलीव या इस तरह की जो चीज़ें जैसे हिस्ट्री में कंसीडर की जाती थी कि इंसान के साथ ये होता है, ऐसा होता है, तो इसका जो है वो डायरेक्ट लिंक देवी देवताओं की नाराज़गी की वजह से या गॉड से होता है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अब टोटली चेंज हो चुका है। और अगर साइकोलॉजी की हिस्ट्री की बात की जाए तो इवोलेंट्री साइकोलॉजी एंड नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमिना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है वैल्यूएशन के, इंसान जैसे जैसे माहौल में रहता है उस माहौल के मुताबिक ख़ुद को जो है वो एडजस्ट करता है, अडॉप्ट करता है, और जो चेंजिंग्स उसके बिहेवियर में आती हैं, जो चेंजिंग्स उसके इन्वायरमेंट में आती हैं वो उसको इफ़ेक्ट करती हैं, और ये चेंजिंग्स जो हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जो है वो कन्वर्ट होती हैं, और इस तरह से जो है वो एक वॉलंटरी पीरियड जो है वो आता है। इसी तरह से ह्यूमन ब्रेन की भी वैल्यूएशन का जिक्र किया गया है कि ह्यूमन ब्रेन भी जो था वो स्टार्टअप पे ऐसा नहीं था जैसे अब है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा सोचने का जो सिस्टमेटिक प्रोसेसर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना अब है। स्टार्टअप में इंसान जो है वो इंसान के सोचने का तरीका, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ख़ुद को बचाने का तरीका जो है वो डिफरेंट था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में इंसान जो है वो जस्ट इस बात के लिए फ़िक्रमंद होता था कि मैंने जो है वो अपनी खुराक पूरी करनी है, खाना पूरा करना है और अपने लिए शेल्टर ढूंढना है और बड़े जानवरों से जो है वो ख़ुद को बचाना है। तो लेकिन जैसे जैसे वक्त चेंज होता गया, इंसान की नीड्स बदलती गई, उसी तरह से सोचने का तरीका और ब्रेन की डेवलपमेंट भी चेंज हुई टाइम के साथ साथ। इसी तरह से चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी और जो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिना है ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि साइंटिफिक डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है। इसी तरह से माइंडफुलनेस का जो लिंक है वो हमारे ब्रेन के साथ है, हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से माइंडफुलनेस का जो रिलेशन है वो हमारी थिंकिंग के साथ है, हमारी थॉट्स के साथ है, हमारी फीलिंग्स के साथ है। इसी तरह से थिंकिंग, थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करती हैं। हमारी जो थिंकिंग है, हमारी थॉट्स हैं, ये हमारे एक्शंस बनते हैं और इनका जो रिएक्शन है वो फीलिंग्स के तौर पे जो है वो सामने आता है। अगर थिंकिंग जो है वो अच्छी होगी तो स्ट्रॉन्ग और अच्छी फीलिंग्स आएंगी। इसी तरह से अगर थिंकिंग जो है वो नेगेटिव होगी या फिर ओवर थिंकिंग होगी तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो बैड होगा और इंसान जो है वो सैडनेस फील करेगा, सैडनेस की तरफ जाएगा। लाइक आवर थिंकिंग आवर थाट्स बिकम आवर एक्शंस। इसी तरह से हमारी थिंकिंग जो है, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, हमारी थॉट्स जो हैं वो हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारे रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर थिंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इंसान के अंदर ठीक होता है तो उसकी जो है वो सैडनेस, स्ट्रेस वगैरह जो है वो कम फील करता है एज़ कम्पेयर टू दोज़ पीपल्स जिनके अंदर ये सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक होता है, जिनको अपने इमोशंस मैनेजमेंट का पता नहीं होता, जिनको अपनी थिंकिंग मैनेजमेंट का पता नहीं होता, जो अपनी
थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह से थिंकिंग को कंट्रोल करने का, अपनी थॉट्स को जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करने का सबसे बेस्ट जो टेक्निक है वो माइंडफुलनेस की टेक्निक है कि माइंडफुलनेस के ज़रिए हम जो है वो एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो प्रेजेंट मूवमेंट में फील करवा सकते हैं, अपनी पास्ट की जो टेंशन्स हैं, जो वरीज़ हैं और अपने फ्यूचर की जो एंशियस थॉट्स हैं उनको ख़त्म करके उनको जो है वो लेस इफ़ेक्टिव बनाने के लिए माइंडफुलनेस की टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। कमिंग इन हर और हिज माइंड्स। सो एक इंसान जो है वो अपनी थॉट्स के कंट्रोल में होता है। जो भी थॉट्स उसके माइंड में आती हैं, जो भी थिंकिंग प्रोसेस उसका चल रहा होता है, उसी हिसाब से जो है वो बिहेव करता है। अब इस चीज़ को साइंटिफिकली साबित करने के लिए सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट जो किया गया और जिस एक्सपेरिमेंट को तकरीबन हर रिसर्च पेपर में डिस्कस किया जाता है एंड हर बुक में जो है वो एज अ रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाता है, वो है स्पिल्ड ब्रेन एक्सपेरिमेंट। अब स्पिल्ड ब्रेन एक्सपेरिमेंट जो है ये 20th सेंचुरी के मिड में जो है वो कंडक्ट किया गया एंड इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन फोकस था वो ये था कि कैन वी ट्रस्ट आवर फीलिंग्स, क्या हम अपनी फीलिंग्स पे जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि इसको स्पेयरमैन ने कंडक्ट किया था 1968 में एंड इस एक्सपेरिमेंट में जो है जो पेशेंट्स यूज़ किए गए थे वो एपिलेप्सी के पेशेंट्स थे। ऐसे पेशेंट्स जिसको कॉर्पस कॉलोसम का इशू होता है। कॉर्पस कॉलोसम लाइक ब्रेन का एक पार्ट होता है जो ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है कि एक इंसान के अंदर जो है वो दो ब्रेन्स जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं एट अ सेम टाइम। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है वो ये प्रूफ करने की कोशिश की गई कि एक पर्सन जो है वो स्पिल्ड ब्रेन के साथ कैसे बिहेव करता है, कैसे चीज़ों को परसीव करता है, कैसे जो है वो रिएक्ट करता है। तो इस चीज़ को जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस कंक्लूजन पे जो है वो छोड़ा गया कि इंसान के अंदर जो फीलिंग्स आती हैं उसका जो है वो क्या रिलेशन है ब्रेन के साथ, और जो फीलिंग्स आ रही हैं क्या उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। अब एक पर्सन जो हमारे सामने बैठा है वो जस्ट एक पर्सन ही नहीं होता, बल्कि उस पर्सन के अंदर एक अनकॉन्शियस पर्सन भी होता है जो उसकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, जो उसकी पर्सनालिटी का इंडिकेटर होता है, जो ये इंडिकेशंस दे रहा होता है कि ये पर्सन जो है वो इस टाइप का है। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट में डुअलिटी इंस्टीट्यूशन की बात की गई एंड यूनिटी की बात की गई। डुअलिटी मीन के डबल्ड दो माइंड्स जो हैं वो इंसान के ब्रेन के अंदर जो है वो काम कर रहे होते हैं। अगर इनको कॉर्पस कॉलोसम के ज़रिए कट ऑफ कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो इंसान का जो सारा रिएक्शन है बिहेव करने का, थिंक करने का, वो सारा का सारा जो है वो चेंज हो जाता है। एंड नेक्स्ट जो है ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने इस एक्सपेरिमेंट को गूगल करना है। गूगल करने के बाद जो है वो बताना है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था, किस तरह से कंडक्ट किया गया और इसकी जो है वो फाइंडिंग्स क्या थी। ये बड़ा एक जो है ना मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का एक्सपेरिमेंट था जो कि कंडक्ट किया गया ब्रेन पे, एपिलेप्सी के पेशेंट्स पे। तो इसको जो है वो आपने गूगल करना है। एंड इसके साथ जो है जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये थिंकिंग एंड थॉट्स का एक बंडल होता है जो कि इसको जो है वो सराउंडिंग किए हुए होता है कि हर टाइम जो है वो ब्रेन में कोई ना कोई थॉट या थिंकिंग जो है वो चल रही होती है। अब इस फिनोमिना को साइकोलॉजी में या न्यूरोसाइंस में जो है वो ब्रेन जेल रियलाइजेशन कहते हैं कि इंसान का जो ब्रेन है वो हर टाइम वर्किंग की पोजीशन में होता है। हर टाइम इंसान जो है वो कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। थिंकिंग का एक चेन जो है वो उसके ब्रेन में चल रही होती है। एंड इस चेन के साथ साथ जो ब्रेन है उसकी जो वर्किंग पोजीशन है वो एक नेटवर्क की तरह होती है जो कि हमारी थिंकिंग, हमारे बिहेविंग को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है कि इंसान जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे थिंक कर रहा है। लाइक जो साइंटिस्ट है ये गॉड ऑफ द गैप की थिंकिंग को या फिनोमिना को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कोई भी जो है ना एक सुपर नेचुरल पावर या स्पिरिचुअलिटी जो है वो साउंड्स इस तरह से नहीं होती जो इंसान को डायरेक्ट करें, बल्कि ये इंसान का खुद का माइंड होता है, खुद का ब्रेन होता है जो उसको डायरेक्शंस दे रहा होता है।
सो दिस इज़ द वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन कि माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन जो है वो साइकोलॉजी के साथ किस तरह से रिलेट करती है, साइकोलॉजी के किस तरह से टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लाइक सब कॉन्शियस, हमारा कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, और इसके अलावा पर्सनालिटी की टाइप्स जो हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। एंड इसकी जो है वो मॉडर्न एज में जो माइंडफुलनेस की एक साइंटिफिक प्रूफ्ड कंडीशन या फिर टर्म्स या फिर इसको फॉर्म जो है वो कह सकते हैं, वो MBSR एंड MBCT है कि माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन, जो कि एक साइंटिफिकली प्रूव्ड थेरेपी है जिसको डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट जो हैं वो अपनी क्लिनिकल सेटिंग्स में पेशेंट्स पे अप्लाई करते हैं उनकी माइंडफुलनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, उनकी जो है वो एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, उनकी टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, उनकी वर्किंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, और प्रेजेंट मूवमेंट में जो है वो इंसान को रियलाइज़ करवाने के लिए कि प्रेजेंट मूवमेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पास्ट की जो वरीज़, एंजाइटीज़ एंड फ्यूचर्स की जो एंशियस थॉट्स हैं वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। इसी तरह से MBCT है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें जो है वो CBT की डिफरेंट टेक्निक्स को माइंडफुलनेस के साथ एमर्ज करके, योगा की डिफरेंट टेक्निक्स को माइंडफुलनेस के साथ एमर्ज करके जो है वो पेशेंट्स पे अप्लाई किया जाता है, उनकी थिंकिंग को जो है वो रिफॉर्म किया जाता है, उनके कॉग्निटिव प्रोसेस को चेंज किया जाता है, और माइंडफुलनेस की टेक्निक्स को लाइक सेंसिंग, ब्रीथिंग की टेक्निक्स को एमर्ज करके इंसान को जो है वो इस काबिल बनाया जाता है कि उसकी जो है वो स्ट्रेस रिड्यूस हो और वो जो है एक बेटर वे में जो है वो थिंक कर सके। इसी तरह से REBT है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें जो है वो सबसे पहले कॉग्निशन को चेंज किया जाता है। जैसे कॉग्निशन को चेंज किया जाता है तो उसका जो है वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट हमारे बिहेवियर पे होता है, हमारा बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अब REBT में जो है वो ABCD का मॉडल यूज़ किया जाता है। A से जो है वो एक्टिवेटिंग इवेंट्स, B से बिलीफ सिस्टम, C से कॉन्सिक्वेंसेस एंड D से जो है वो डिस्प्यूट्स। अब एक्टिवेटिंग इवेंट में क्या होता है, क्योंकि कोई भी एक मिस हैपनिंग, एक एक्टिविटी या फिर एक इवेंट या फिर एक इंसिडेंट जो है वो इंसान के साथ होता है, उस इंसिडेंट को इंसान जो है वो परसीव करता है, और सेकंड पे उसका जो है वो बिलीफ सिस्टम होता है, उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो वर्क करता है, लाइक उसका बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो ये कहेगा कि ये मिस हैपनिंग जो है वो मेरे साथ हुई है, होती रहती है, इसके साथ डील करना, इसको रिस्पॉन्स करना जो है वो मेरा काम है। लाइक वो स्टक नहीं हो जाता एक पॉइंट पे, उसे पता है कि ये अगर हुई है तो कुछ टाइम बाद ये सिचुएशन जो है वो चेंज होगी, अगर बुरा टाइम आया है तो अच्छा टाइम भी आएगा। इसी तरह से अगर एक ऐसा इंसान है जिसका बिलीफ सिस्टम जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, उसके अंदर जो है वो मैल अडेप्टिव बिलीव्स हैं, तो वो ये कहेगा कि क्यों ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही फेल क्यों हुआ, मेरे साथ ही ये इंसिडेंट क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वो लाइक एक स्टक वाली कंडीशन जो है वो आ जाती है कि वो स्टक हो जाता है, वो जो है वो मूविंग फॉरवर्ड जो है वो नहीं कर पाता, और प्रोग्रेस जो है वो उसकी लाइफ में रुक जाती है। तो बिलीफ सिस्टम जो है ये REBT का एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना है कि इसमें जो है वो बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए इस पे वर्किंग की जाती है कि इंसान के बिलीफ सिस्टम को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जाता है। लाइक अगर एक स्टूडेंट जो है वो ये समझता है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दूसरे स्टूडेंट्स के सामने जो है वो बात नहीं कर सकता, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रेजेंटेशन दे नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या फिर वो अपनी एंजाइटी को या फिर जो सोशल फोबियाज उसके अंदर हैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि ये है कि उसका बिलीफ सिस्टम है, एक बिलीव जो है वो उसने बना लिया कि मैं ये नहीं कर सकता। अगर इस बिलीव की जगह कि मैं ये नहीं कर सकता, हम ये उसके ब्रेन में, उसके माइंड में जो है वो डाल दें, उसके बिलीव को रिफॉर्म कर दें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, फिर इंसान जो है जो काम वो नहीं भी कर सकता तो वो कर जाता है। तो बिलीव सिस्टम जो है वो इतना पावरफुल होता है। बिलीव सिस्टम की टेक्निक्स जो है वो आजकल हर डॉक्टर्स तकरीबन हर फील्ड में जो है वो यूज़ की जाती है। लाइक कोई भी पेशेंट जो है वो किसी के पास आता है तो वो एक प्लेसबो इफ़ेक्ट जो मेडिसिन होती है जिसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं
होता वो दे देता है और डॉक्टर कहता है कि जनाब ये मेडिसिन जो है वो अमेरिका से आई है, ये मेडिसिन जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, बहुत सारे पेशेंट ने ये मेडिसिन ली और वो ठीक हो गए, तो ये मेडिसिन जो है वो बाहर से आई है तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। तो वो डॉक्टर क्या करता है कि वो एक किस्म का उसका जो है वो बिलीव बना रहा होता है कि ये मेडिसिन खाने से तुम जो है वो ठीक हो जाओगे। तो ऐसा होता है कि जब वो पेशेंट घर जाता है उसका बिलीव बना हुआ होता है, जब वो मेडिसिन खाता है तो वो वाकई में बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी फ़िज़िकल डिजीज़ भी हैं जिन पे ये फिनोमिना या ये प्लेसबो इफ़ेक्ट जो है वो वर्क करता है कि इंसान का बिलीव सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। अगर इंसान का बिलीव सिस्टम करेक्ट हो जाए, अगर वो अपने बिलीव सिस्टम को स्ट्रांग बना ले तो वो किसी भी चीज़ से जो है वो लड़ सकता है और कोई भी चेंज उसकी लाइफ में आ सकता है। तो बिलीफ सिस्टम जो है वो REBT का जो है वो बेसिक जो फोकस होता है वो बिलीफ सिस्टम पे होता है कि बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दिया जाए। जब बिलीफ सिस्टम जो है वो चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका बिहेवियर है, जो रिस्पॉन्ड करने का तरीका है वो भी चेंज होगा उसकी। इसी तरह से हैबिट्स भी फॉर्म की जा सकती हैं बच्चों की। REBT जो है वो उन पर अप्लाई की जा सकती है। REBT के ज़रिए उनकी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में चेंज किया जा सकता है। उनकी कोई भी ऐसी बात जो अच्छी नहीं है, जो सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, उसको जो है वो एक अच्छे बिहेवियर में चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा साइंस बिहाइंड मेडिटेशन जो है वो क्या है कि मेडिटेशन के बिहाइंड कौन सी साइंस जो है वो वर्क करती है, इसको डिस्कस करते हैं। एंड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन को जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक दूसरे के साथ एमर्ज करके जो है वो यूज़ किया जाता है कि माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन को सेम चीज़ जो है वो कंसिडर की जाती है, लेकिन माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जो है वो इनमें डिफरेंसेस भी हैं और सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटीज़ इस तरह से हैं कि दोनों का जो है वो जो पर्पस होता है वो इंसान की थिंकिंग को चेंज करना, उसके माइंड को जो है वो फोकस्ड करना होता है। लाइक जो माइंडफुलनेस होती है इसका मेन फोकस जो है वो सेंसेस पे होता है कि हमने जो है वो अपनी सेंसेस पे फोकस करना होता है, अपनी ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करना होता है, बॉडी स्कैन करना होता है। ब्रीथिंग को ऑब्जर्व करने के साथ साथ अपने आप को प्रेजेंट मूवमेंट में जो है वो फील करवाना होता है कि लाइक जो हमारे पास अब है वही है। अगर हमने अपना फ्यूचर जो है वो बेटर करना है तो हमें अपने आज को जो है वो बेटर करना होगा। अगर फ्यूचर के लिए कुछ करना है तो वर्किंग जो है वो आज से स्टार्ट करनी होगी। इसी तरह से जो प्रेजेंट मोमेंट अब जो है सिर्फ वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो पास्ट में था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पास्ट था वो गुजर गया, जो फ्यूचर है वो आना है उसका भी पता नहीं है। ना पास्ट पे कंट्रोल है ना फ्यूचर पे कंट्रोल है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जिस चीज़ को हम बेटर बना सकते हैं अपने लिए, वो हमारा पास्ट है, हमारा प्रेजेंट मूवमेंट है जिसमें जो है वो हम रह रहे हैं, जिसमें जो है वो हम मौजूद हैं। इसके अलावा जो साइंस है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बिहाइंड, उसको जो है वो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से एवोलेंट्री साइकोलॉजी और ने वर्क किया और किस तरह से चार्ल्स डार्विन ने जो है वो एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे इवॉल्व करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कैसे जो है वो एडजस्टमेंट होती है, कैसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ, उसकी थिंकिंग का प्रोसेस जो है वो चेंज हुआ और माइंड की वर्किंग का जो सिस्टम है वो चेंज हुआ। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो है वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को। इसी तरह से इंसान की ब्रेन के अंदर जो थॉट्स आ रही होती हैं, जो उसका वर्किंग प्रोसेस है वो किस तरह से चेंज होता है और माइंडफुलनेस की टेक्निक जो है वो कैसे हेल्पफुल साबित होती है इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करने में, उसको जो है वो एक पॉइंट पे फोकस करवाने में और उसकी वर्किंग को, उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी बिहेवियरल क्वालिटी को इंक्रीज़ करने में। इसी तरह से MBCT और रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड MBSR का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से जो है वो माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी एंड रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी एंड माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन जो है वो किस तरह से माइंडफुलनेस को इंक्रीज़ करती है, उसके मेडिटेशन के प्रोसेस को और उसके माइंडफुलनेस के प्रोसेस को जो है वो इफ़ेक्ट करती है। कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो इसमें एमर्ज करके अप्लाई की जाती हैं और मेडिटेशन को जो है वो किस तरह से मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस को जो है वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। So this is the end of our today lecture. See you in next lecture. Allah Hafiz.